हाय दोस्तों, अकाउंटेंसी है ये। और अकाउंटेंसी में हम लोग पहले इजी और टफ दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे और टाइमर के साथ। पहला तो ये कि आय और व्यय की विशेषता, ठीक है, और रोकड़ बही के लाभ और विनिमय बिल की विशेषता, पूंजीगत व्यय, समायोजन प्रविष्टि, लेखांकन समीकरण, दोहरी प्रविष्टि खाता बही में, इसकी प्रणाली क्या है, खाता बही में दोहरी प्रविष्टि की प्रणाली, राजस्व मान्यता का सिद्धांत, वाउचर क्या है, शाखा समायोजन लेखा कैसे बनाते हैं, और बैंक समाधान विवरण, ओवरड्राफ्ट, कैश कुक भी जिसे बोलते हैं हम लोग, आय और व्यय खाते की प्रकृति, और बिल कौन सा है जो उसी देश में तैयार किया जाता है और स्वीकार किया जाता है। एग्ज़ाम्पल लेंगे हम अकाउंटेंसी के विक्रय वापसी को, जब उसी खाते में क्रेडिट किया जाता है थोड़ा बढ़ाकर, उसकी अशुद्धि संशोधन क्या है ये देखेंगे। सकल लाभ सकल हानि और शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना भी देखेंगे हम लोग। लेकिन इसके पहले रोकड़ बही, कैश कुक जिसको बोलते हैं, जब इसके अनुसार शेष राशि दी जाती है तो ट्रांजिट में जमा को कैसे माना जाता है, बैंक समाधान बोलते हैं, कैसे माना जाता है। प्रावधान बहस, रसीदें और भुगतान खाते में शामिल, स्थिति विवरण, ठीक है ना। रोकड़ बही का अकाउंटेंसी में आता है रोकड़ बही, उसका मतलब स्थिति विवरण क्या है। ये तो क्वेश्चंस थे सारे, ये सारे क्वेश्चन हैं और अब इनके हिसाब से हम लोग आंसर देखेंगे इनका। लेकिन एक चीज़ और है, पहले इन क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि क्या होता है। भाषाएं अलग अलग होती हैं लोगों की, तो हम बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। डिपॉजिट इन ट्रांजिट रोकड़ बही बोलते हैं। रिकन्सिलेशन होना चाहिए कैश बुक में, ठीक है ना, जो दिया होगा। प्रोविज़न क्या है ये भी देख लेंगे। ऊपर से देखते हैं एडवांटेज ऑफ कैश बुक, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैरेक्टरिस्टिक्स करना है इसका हमको। फीचर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, फीचर क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज के ये देखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, और एडजस्टिंग एंट्रीज क्या क्या है। रिप्रेजेंट्स अकाउंटिंग क्वेश्चंस इक्वेशन क्या क्या है। लेज़र चेक करते हैं, डबल लेज़र एंट्री सिस्टम कैसे कंप्लीट होती है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल चेक करेंगे क्या है। वाउचर चेक करना है क्या है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है। विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन, with respect to the concept of bank reconciliation statement, overdraft
क्या क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या क्या है, इनका नेचर क्या है, विच बिल इज़ ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड इन द सेम कंट्री क्या क्या है। 24,000 है बैलेंस, वो क्रेडिट होता है गुड्स के लिए, और लेकिन जो रिटर्नेबल अमाउंट है वो 42,000 है। और क्वेश्चन इसका एग्जांपल के बेस पे बनेगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर टू कैलकुलेट करना है ब्रांच अकाउंटिंग में, जो सिस्टम का होगा। दूसरा है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट बैंक रिकन्सिलेशन में है, ट्रीट करते हैं कैसे, एज पर कैश बुक। प्रोविज़न है, क्रिएट होता है डेप्टिंग के द्वारा, और इंक्लूडिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अमाउंट्स। पोजीशन स्टेटमेंट है, किसके द्वारा फॉलोइंग। अब हम इसका हल देख लेते हैं, ठीक है ना। 6 मिनट में हमने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, 7 मिनट में लगभग। हम इसका हल देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट पे आते हैं पहले, एडवांटेज ऑफ द कैश बुक। एडवांटेज ऑफ द कैश बुक है, कोई भी मिस्टेक होती है तो इजीली डिटेक्ट होता है। वेरिफिकेशन जब करते हैं कैश का, ये भी सही है। डेली कैश रिसीट्स है एंड कैश पेमेंट आर इजीली असर्टेन्ड होता है, ठीक। की पॉइंट्स इसके कुछ आप याद रख सकते हैं। कैश बुक होता है, फाइनेंशियली रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस का जो कंपनियां बनाती हैं, और रिकॉर्ड होता है रिसीट्स पेमेंट का जो बाहर जाती है कैश के रूप में या फिर बैंक अकाउंट के द्वारा। ये कैश बुक हो गया आपका। प्रिपेयर्ड होता है, डबल एंट्री होती है सिस्टम इसकी। मिस्टेक हो, अगर कोई मिस्टेक होती है तो इजीली मिल जाती है अगर टाइम पे कैश का वेरिफिकेशन हो जाता है तो। और दूसरी क्या चीज़ है इसमें, डेब्ट साइड होता है। कैश बुक डिनोट करता है रिसीट को। रिसीट्स मतलब आप समझिए, रिसीट्स ये है कि क्रेडिट साइड जैसे वो जो होती है डिनोट पेमेंट की, डेली कैश रिसीट्स जिसको बोलते हैं। और कैश पेमेंट जो होता है इजीली होता है कैश बुक में, आराम से आप इसको कोई भी मिस्टेक आप सर्च कर सकते हैं कैश बुक के थ्रू। पार्टिकुलर अमाउंट डेट, पार्टिकुलर अमाउंट ऐसे आप बना सकते हैं प्रोफार्मा। सिंगल कॉलम कैश बुक है ये। डेट डालिए, क्या था वो डालिए, अमाउंट डाल दीजिए, ठीक है ना। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, ईज़िली है। रोकड़ वही बोलते हैं कैश बुक को। सत्यापन करते हैं जब आप नकदी चेक करते हैं, किसी भी समय खाते में, तो गलती का आसानी से पता लगाया जा सकता है। नगद जो प्राप्त होता है और नगद भुगतान होता है, रोज़ दैनिक जिसको बोलते हैं, सुनिश्चित हो जाते हैं आसानी से। रोकड़ वही है, कंपनी द्वारा लेन देन का रिकॉर्ड होता है। नगद या बैंक खाते के माध्यम से की गई होती हैं। नगद भी आप जो करते हैं या बैंक खाते के माध्यम से करते हैं, वो सारा रिकॉर्ड रखना होता है कैश बुक में।
दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है, जैसा कि बताया था, डुअल होती है। सत्यापन के समय पुस्तक में किसी भी गलती का आसानी से पता लगा सकते हैं। रोकड़ बही का डेबिट पक्ष प्राप्तियों को दर्शाता है और क्रेडिट पक्ष भुगतान को। दैनिक नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान आसानी से पता लग सकता है, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। आय और व्यय खाते की विशेषता। राजस्व लेन देन शामिल होता है। हिंदी में थोड़ा कठिन लगेगा आपको, इंग्लिश में थोड़ा इजी लगेगा। आप लोग जैसा कहें वैसा बता सकते हैं। आय और व्यय खाते की विशेषता क्या है? राजस्व लेन देन शामिल है। किसी भी पूंजीगत वस्तु को ध्यान में रख जाएगा, ठीक है। वास्तव में लाभ चाहने वाली चिंता के लाभ और हानि खाते की तरह है। क्रेडिट पक्ष पर सभी राजस्व क्रेडिट पक्ष पर ही दर्ज किए जाएंगे और डेबिट पक्ष के सभी राजस्व डेबिट पक्ष पर दर्ज किए जाएंगे। ये दोहरी प्रणाली प्रविष्टि होती है, ठीक है ना, बाहर नहीं होती है। यहाँ पे ये निगेटिव श्रिंक में लिया जा रहा है, हम पॉजिटिव श्रिंक में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको समझना है कि दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अंदर होती है, ठीक है ना। की पॉइंट्स क्या हैं? आय और व्यय। आय और व्यय खाता है किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर होता है, ठीक है। गैर लाभकारी संगठन द्वारा किए गए सभी आय और व्यय का पूर्ण विवरण होता है। क्या कहते हैं? नॉन फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। या फिर आप इसके जगह नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी थोड़ा बहुत मैच करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। आप यहाँ पे ट्रस्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी ट्रस्ट हो, आप उसको यहाँ पे आय और व्यय का पूर्ण विवरण होता है। गैर लाभकारी संगठन है द्वारा तैयार किया जाता है। राजस्व मदों को दर्ज किया जाता है। कोई पूंजी मद शामिल नहीं होती है, पूंजी नहीं होती है इसमें, इक्विटी नहीं होती है। लेखांकन के प्रबोधन आधार पर आधारित है। उसी तरह तैयार किया जाता है जैसे लाभ और हानि खाता लाभकारी व्यवसाय इकाई में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंफ्यूजिंग है। अगर आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का सख्ती से पालन करते हुए तैयार किया गया है। डेबिट पक्ष पर और सभी व्यय डेबिट पक्ष पर और राजस्व आय और व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज किए जाते हैं। की पॉइंट्स इसका बहुत मस्त है, क्वेश्चन के हिसाब से की पॉइंट्स बहुत अच्छा है। आप इंग्लिश में देख लीजिए इसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। An income and expenditure account is a completely breakdown of all income and expense. Incurred होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा बोला, ट्रस्ट के द्वारा ओवर द कोर्स ऑफ फिजिकल ईयर। यहाँ पे फिजिकल ईयर की बात की गई है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ट्रस्ट आता है इसमें। ओनली द रेवेन्यू आइटम आर रिकॉर्डेड दिस अकाउंट। नो कैपिटल आइटम इज इंक्लूडेड। बेस्ड ऑन द रियल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपेयर्ड होता है द सेम वे एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रिपेयर्ड होता है प्रॉफिट बिजनेस एंटिटी के लिए, प्रिपेयर्ड बाय स्ट्रिंजेंटली फॉलोइंग द डबल एंट्री सिस्टम। स्ट्रिंग होती है, ली लग गया है, इसको एडवर्ब बना दिया गया है। स्ट्रिंजेंट मतलब आप लोग समझते हैं, स्ट्रिंग होती है। एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड होता है डेब्ट साइड एंड ऑल रेवेन्यूज होता है क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इसके क्या बोलते हैं, कैरेक्टर है इसका, स्टिक्स कर दिया गया है। इट इज़ आउटसाइड डबल एंट्री सिस्टम, आउटसाइड लगा दिए यहाँ पे, आउटसाइड नहीं होगा, इट इज़ द डबल एंट्री सिस्टम होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, डबल एंट्री हो गया सिस्टम। ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन इट, नो कैपिटल आइटम इज, कैपिटल मतलब पूंजी, इक्विटी पूंजी, कैपिटल पूंजी, सारी चीज़ें एक ही है, कैपिटल इसमें नहीं होता है। ऑल एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन डेब्ट साइड एंड ऑल रेवेन्यूज ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, इट इज़ इन फैक्ट है तथ्य में, लाइक ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को। अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। It is not necessary that the maker of the bill of exchange, फीचर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर कैसा होता है? फीचर आप लोग समझते हैं, फीचर फ़ोन भी होता है मल्टीमीडिया फीचर, वही फीचर की बात हो रही है, मल्टीमीडिया नहीं है, फीचर है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट। नेसेसरी नहीं है बनाना बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट साइन इट। की पॉइंट आप इसके नोट कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में, बाउंड टू पे होते हैं, दोनों बाध्य होते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए। एक स्पेसिफिक डेट को या फिर जब ऑर्डर किया गया हो तब। टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको जानना पड़ेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट परक्राम में लिखित को बोलते हैं। चेक होता है बायर एंड सेलर टू कैरी आउट क्रेडिट ऑपरेशंस। इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन नहीं होती है इसमें। फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज है, फीचर क्या है इसका, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, परक्राम लिखत बताया ना हमने, वही चीज़ है। ड्रॉ एंड साइंड होता है बाय द मेकर, ड्रॉर ऑफ द बिल क्या बोलते हैं जिसको, विड्रॉ फॉर्म बोलते हैं ना बैंक में, विड्रॉ फॉर्म, पैसा निकालने की पर्ची, वही होता है। ड्रॉ ऑन ए स्पेसिफिक पर्सन, ड्रॉई पे करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट। कंटेन होता है एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू अ पर्सन, आई ड्रॉई। मेक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू, ड्रॉई मस्ट एक्सेप्ट इट। स्पेसिफाइड होता है अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द बिल और टू हिज ऑर्डर और टू द बेयरर, धारक को या फिर जो आदेश देता है उसको, किसी को भी आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक अमाउंट होता है, देना होता है आपको। डेट
निश्चित तारीख को, निश्चित क्या मतलब साफ साफ बताया रहता है, स्पेसिफिक्स लिखा है ना, विच द अमाउंट शुड बी पेड, जो अमाउंट पेड करना होता है। पेमेंट ऑफ द बिल मस्ट बी इन द लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। भारत में अब नेपाली नहीं चलेगा, आप लीगल करेंसी की बात कर रहे हैं, इसीलिए मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, रेवेन्यू स्टाम्प बियरर पे होना चाहिए जो इसे धारण करता है। विनिमय बिल बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। बिल लिखित में होना चाहिए, विनिमय बिल। कानून की आवश्यकता के अनुसार मुहर लगती है इस पर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भुगतान करने का आदेश चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इस पर आप हस्ताक्षर करें, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दो पक्षों के बीच एक समझौता है विनिमय बिल। एक पक्ष दूसरे पक्ष को एक निश्चित तिथि या आदेश पर एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। खरीदार और विक्रेता होते हैं, प्रोग्राम में लिखा था, जैसा कि प्रोग्राम लिखत खरीदार और विक्रेता को क्रेडिट संचालन करने की अनुमति देता है, बिना शर्त का आदेश है। विशेषता है निर्माता यानी बिल के अर्ता द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित लिखित रूप में एक लिखत है। निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति अर्थात अदाकर्ता के नाम पर निकाला जाता है। मूल्य का एक उपकरण बनाने के लिए अदाकर्ता को इसे स्वीकार करना होगा। निर्दिष्ट राशि उस व्यक्ति को देय है जिसका नाम बिल में या उसके आदेश या वाहक को लिखित है। यह उस तारीख को निर्दिष्ट करता है जिस तक राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। बिल का भुगतान देश की कानूनी मुद्रा में होना चाहिए, उस पर ठीक से मुहर लगनी चाहिए, राजस्व मुहर लगा होना चाहिए। आज के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पूंजी होती है, कैपिटल कहते हैं या इक्विटी, वो इम्प्रूविंग टाइप की होनी चाहिए। सीक्स टू इम्प्रूव अर्निंग कैपेसिटी। मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी, ये गलत है। कैपिटल का मतलब ही क्या है? पूंजी जो बना सके। इक्विटी और पूंजी में अंतर होता है, इक्विटी और कैपिटल में अंतर होता है। इक्विटी और कैपिटल में अंतर होता है। इक्विटी कोई देता है और कैपिटल जो होता है वो खुद गेन करती है, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीट्स होती है, which tend to decrease the financial liabilities और increase the financial assets। देयताओं को घटाती है और असेट को बढ़ाती है। कैपिटल की ये जो कैपिटल होती है
उसकी ये परिभाषा है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल की भी यही परिभाषा है, फिजिकली देखेंगे आप तो। बिजनेस आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स, रिकरिंग नेचर नहीं होता है इसका। रिकरिंग का नेचर का मतलब जैसे परसेंटेज पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई निश्चित चीज़ पे ये वर्क नहीं करेगा। टारगेट बेस ये वर्क नहीं करेगा, इन्फिनाइटली वर्क करेगा ये, ठीक है ना, 10 वेज में। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिंस कैपिटल एक्सपेंडिचर टेंड टू द इंक्रीज फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द बिजनेस, इंक्रीज करता है फाइनेंशियल असेट्स को। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो फाइनेंशियल असेट्स को इंक्रीज करता है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को रिड्यूस करता है, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। आप अब हिंदी में देख लीजिए इसको, पूंजीगत व्यय बोलते हैं। आय क्षमता में सुधार करना चाहता है, शुड, इट शुड बी। यह आय क्षमता में पूंजीगत व्यय क्या है, वित्तीय देनदारियों को कम करती है, व्यवसाय की वित्तीय संपत्ति को बढ़ाती है। पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं, प्राप्तियां कहते हैं, उदाहरण के लिए भवन खरीद, डिबेंचर मोचन। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एडजस्टिंग इंक्रीज, ट्रू कौन सा है, ऑल। इंक्रीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, फोर्थ स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल। चौथा चरण है ये अकाउंटिंग का, एडजस्ट करता है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मोस्ट कॉमन होती है, यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द मैचिंग प्रिंसिपल इन मैच रेवेन्यू। एंड एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे ऑक्यूर। Adjusting entries, also called adjusting journal entries, are journal entries made at the end of the period to correct accounts before the financial statement are prepared. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बन जाएंगे की पॉइंट क्या है, की पॉइंट में आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनीज बुक में होता है, ऑर्डर टू फाइनेंशियली रिपोर्ट एंड करेक्ट अ मिस्टेक मेड प्रीवियसली अकाउंटिंग पीरियड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जर्नल एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड to correct any mistake. Previously prepared financial statement accordance matching the revenue recognition principle, adjusting journal entries recorded in company's journal ledger at the end of an accounting period.
फोर्थ स्टेप इन द अकाउंटिंग साइकिल आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड समराइजिंग इन लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। लेखांकन का चौथा चरण है समायोजन प्रविष्टि, एंट्रीज बोलते हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने से पहले खातों को सही करने के लिए अवधि के अंत में की गई जर्नल प्रविष्टियां आमतौर पर सिद्धांत के अनुसार उपयोग की जाती हैं, राजस्व और व्यय के मेल खा सके जिसमें वो होते हैं। लेखांकन का चौथा चरण, ठीक है, वित्तीय रूप से रिपोर्ट करने, ये जर्नल प्रविष्टि है। वित्तीय रूप से रिपोर्ट करने और लेखा अवधि में पहले की गई गलती को ठीक करने के लिए कंपनी के खाते में की जाती है। विवरणों में की गई किसी भी गलती को ठीक करने के लिए ये प्रविष्टियां अवधि के अंत में की जाती हैं। सिद्धांत है मिलान और राजस्व मान्यता का। लेखा अवधि के अंत में समायोजन जर्नल प्रविष्टियों कंपनी के सामान्य खाता बही में दर्ज। पहचान, जर्नल में रिकॉर्डिंग, खाता बही में सारांश, ट्रायल बैलेंस के बाद लेखांकन चक्र का चौथा चरण। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा।